MH370 विमान का लापता होना आधुनिक विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आइए इस कहानी को फिर से याद करें। क्या होगा अगर MH370 के बारे में हमारी सारी धारणाएं गलत साबित हों? 2025 में पृथ्वी पर समुद्र तल के नीचे एक चौंकाने वाली खोज आधिकारिक कहानी को चुनौती देती है। ऐसे रहस्य उजागर करती है जो इतिहास को फिर से लिखते हैं और एक ऐसे छिपे हुए सच को सामने लाते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखते रहिए, इससे लापता उड़ान के बारे में आपकी सारी मान्यताएं बदल सकती हैं। वह घटना जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। क्या पता मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के बारे में हमारी सारी मान्यताएं गलत धारणाओं पर आधारित हों। क्या पता 2025 में हुई एक नई वैज्ञानिक खोज विमानन जगत के सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर दे और घटनाओं का एक ऐसा संस्करण सामने लाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वर्षों से कई सिद्धांत आग की तरह फैलते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। अब नए आंकड़ों से पता चलता है कि विमान के लापता होने का रास्ता पूरी तरह से अलग हो सकता है। और अगर यह सच है तो इससे वैश्विक विमानन प्रणालियों में गंभीर कमियां और चुप्पी के नीचे दबी हुई सच्चाइयां उजागर हो सकती हैं। फ्लाइट MH370 महज एक और विमान नहीं था। यह भय, विफलता और अनुत्तरित प्रश्नों का प्रतीक बन गया। 8 मार्च 2014 को बोइंग 773 विमान कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ, जिसमें 239 लोग सवार थे। उड़ान भरने के 38 मिनट बाद यह बिना कोई संकटकालीन सूचना भेजे नागरिक रडार से गायब हो गया। वास्तविक समय की निगरानी से भरी दुनिया में वह चुप्पी अजीब से कहीं अधिक थी। यह भयावह थी। प्रारंभिक जांच में उपग्रहों के आपसी संकेतों के आधार पर दक्षिण हिंद महासागर की ओर इशारा किया गया, लेकिन उस इलाके में सालों की खोजबीन के बाद मलबे के कुछ ही टुकड़े मिले, जिनमें से अधिकतर अपनी सही जगह से बहुत दूर थे। रहस्य और गहराता चला गया और दुनिया भर के लोग अपने अपने सिद्धांत गढ़ने लगे। कुछ लोगों ने पायलट को दोषी ठहराया और सुनियोजित आत्महत्या का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने विदेशी सरकारों पर उंगली उठाई तो कुछ ने UFO या गुप्त सैन्य ठिकानों जैसी बेतुकी बातें भी कहीं। इन सिद्धांतों को लोगों ने देखा, लेकिन इनसे कोई हल नहीं निकला। पायलट के आत्महत्या के दावे में उसके पृष्ठभूमि या उड़ान डेटा से मिले सबूतों की कमी को नजरअंदाज कर दिया गया। उत्तर कोरिया वाली थ्योरी को जल्द ही अवास्तविक बताकर खारिज कर दिया गया। और हालांकि अपहरण की संभावना लग रही थी, लेकिन किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। समय बीतने के साथ साथ मीडिया कवरेज कम हो गई और लोगों की दिलचस्पी दूसरी तरफ चली गई। लेकिन यात्रियों के परिवारों के लिए दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। अब 2025 की बात करें तो हालात अचानक बदल गए। हिंद महासागर में एक गहरी खाई का स्कैन कर रही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम ने एक अप्रत्याशित खोज की। वे विमान की खोज नहीं कर रहे थे। वे विवर्तनिक प्लेटों और पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन कर रहे थे। इसके बजाय उन्हें तलछट की परतों के नीचे दबी हुई एक विशाल मानव निर्मित संरचना मिली। यह सामग्री विमान में इस्तेमाल होने वाली धातु से मेल खाती थी और इसमें तनाव और जंग के निशान थे, जो कई साल पहले हुए किसी हादसे के संकेत देते हैं। इस खोज की अहमियत इस बात में है कि यह कहां हुई। यह खाई आधिकारिक खोज क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे उपग्रह डेटा के आधार पर शुरुआत में अप्रासंगिक मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सिग्नल की गलत व्याख्या के कारण उपग्रहों के बीच हुए उन संपर्कों को गलत समझा गया होगा। संक्षेप में कहें तो खराब डेटा के कारण दुनिया ने वर्षों तक
गलत जगह पर खोजबीन की होगी। एक और चौंकाने वाली बात इस स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना है। यह खाई बेहद गहरी है और एक गतिशील फॉल्ट लाइन के भीतर स्थित है, जिसके कारण नियमित रूप से पानी के नीचे भूस्खलन होता रहता है। शायद इसी वजह से पहले के खोज अभियानों में कुछ नहीं मिला। यह संभव है कि मलबा समय के साथ प्राकृतिक रूप से दब गया हो। दरअसल यह नई खोज केवल इसलिए संभव हो पाई क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से समुद्र तल का एक हिस्सा उजागर हो गया था। उस प्राकृतिक हलचल के बिना यह सुराग हमेशा के लिए छिपा रह सकता था। इस खुलासे से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। अगर MH370 अपने निर्धारित मार्ग से इतना भटककर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो वह वहां कैसे पहुंचा? क्या यह नेविगेशन की गलती थी, तकनीकी खराबी थी, या फिर कोई जानबूझकर किया गया काम था? विशेषज्ञों का मानना है कि विमान को पहले के अनुमान से कहीं पहले मैन्युअल रूप से मार्ग बदला गया होगा। और अगर ऐसा है, तो पायलट अकेला नहीं था। हो सकता है कि इसमें किसी और का हाथ रहा हो, चाहे वह दूर से हो या विमान में सवार होकर। MH370 मामले में उपग्रह डेटा को लंबे समय से सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता रहा है। लेकिन अब अधिक उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ इस भरोसे को चुनौती दे रहे हैं। 2025 में इंजीनियरों ने नए मॉडल चलाए, जिन्होंने अद्यतन एल्गोरिदम का उपयोग करके उन्हीं संकेतों का पुनः विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों ने एक अलग मार्ग दिखाया, जो इस नव खोजी गई खाई से मेल खाता है। यदि यह सच है, तो विमान की अंतिम यात्रा ने पश्चिम की ओर एक तीव्र मोड़ लिया होगा, जो पूरी तरह से किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। यह नया रास्ता सिर्फ नक्शे को ही नहीं बदलता, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लापता होने की घटना की व्याख्या करने की जल्दबाजी में और क्या-क्या अनदेखा या नजरअंदाज किया गया। इस क्षेत्र को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? क्या ऐसे शुरुआती संकेत थे जो लाल फीताशाही या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दब गए? अब यह स्पष्ट है कि MH370 की पूरी कहानी सिर्फ समुद्र में ही नहीं खोई। जो लोग सबूतों की गहराई में नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने शायद इसे नजरअंदाज कर दिया हो। 2025 की इस खोज ने पहले मिले मलबे के नमूनों पर भी संदेह पैदा कर दिया है। इनमें से कुछ टुकड़े, जैसे कि अफ्रीका के तट पर मिला एक फ्लैपेरॉन, पुराने दुर्घटना क्षेत्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन समुद्री धाराएं मलबे को हजारों मील दूर तक ले जा सकती हैं। यदि विमान कहीं और दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो वे हिस्से किसी बिल्कुल अलग जगह से बहकर आए होंगे। इसका मतलब है कि जांच का आधार काफी कमजोर हो सकता है। नए उपग्रह डेटा से एक गुप्त उड़ान मार्ग का पता चलता है, जो दूरस्थ अपहरण और MH370 के लापता होने के पीछे की साजिश की ओर इशारा करता है। अज्ञात की ओर एक गुप्त मोड़। 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में एक नियमित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिकों को विवर्तनिक गतिविधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज तक पहुंचाया। गहरे समुद्र में मौजूद फॉल्ट लाइनों का मानचित्रण करते समय उन्हें कुछ विचित्र चुंबकीय विसंगतियां मिलीं। ऐसे संकेत जो किसी भी प्राकृतिक संरचना से मेल नहीं खाते थे। यह क्षेत्र आधिकारिक MH370 खोज क्षेत्र से 3000 किलोमीटर बाहर था। संकेतों की निरंतरता ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक अज्ञात खाई के किनारे मोटी तलछट की परतों के नीचे दबी एक विशाल धातु संरचना मिली। यह वहां की नहीं थी और न ही भूवैज्ञानिक रूप से असामान्य थी। इस खोज का श्रेय समुद्र तल पर भूकंपीय पैटर्न का अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं को जाता है। उन्होंने उन्नत मैग्नेटोमीटर का उपयोग करके फॉल्ट लाइनों के आसपास
धात्विक घनत्व में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया। ये उपकरण भूमिगत खनिज भंडारों या प्लेटों की गति का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, न कि विमान के मलबे का। लेकिन जब उपकरणों ने एक असामान्य रूप से घनी रेखीय आकृति दिखाई तो वह अलग ही नजर आई। बार बार जांच करने पर एक ही तरह के परिणाम मिलने से टीम को पता चल गया कि उन्हें कोई कृत्रिम वस्तु मिली है। विशेषज्ञों ने बाद में इस असामान्य संरचना के आयामों का मिलान बोइंग 777 के कुछ हिस्सों से किया। यह संरचना 20 मीटर से अधिक लंबी थी और इसकी सामग्री का घनत्व विमान में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमीनियम और टाइटेनियम के घनत्व से मेल खाता था। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इसकी गहराई थी, जो पहले खोजे गए किसी भी मलबे से कहीं अधिक गहरी थी। खाई की खड़ी दीवारें और अस्थिर भूभाग ने इस जगह को वर्षों तक छिपाए रखा था। प्राकृतिक प्लेटों के खिसकने के कारण ही यह मलबा अब भी दिखाई नहीं देता। इसी बीच नए उपकरणों की मदद से इंजीनियरों ने मूल जांच में इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट हैंडशेक का फिर से अध्ययन किया। यह हैंडशेक विमान और मारसैट उपग्रहों के बीच आदान प्रदान किए गए संकेत थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे MH370 की दिशा का पता लगा रहे थे। लेकिन 2025 में बेहतर डेटा मॉडल द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर ने कुछ चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। अद्यतन विश्लेषण में सिग्नल अंतराल और ज्ञात विमान गति के बीच विसंगतियां पाई गईं। मूल आंकड़ों द्वारा सुझाया गया मार्ग अब मान्य नहीं रहा। उस सिद्धांत के स्थान पर जो बात सामने आई वह और भी चौंकाने वाली थी। नई उड़ान का मार्ग पहले पश्चिम की ओर मुड़ा और समुद्र के एक कम जात क्षेत्र में गहराई तक चला गया। यह मार्ग प्राकृतिक स्वचालित बहाव पैटर्न से मेल नहीं खाता था। साथ ही इसने वाणिज्यिक हवाई मार्गों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इससे विशेषज्ञों ने एक नई संभावना पर विचार करना शुरू किया। क्या होगा यदि विमान स्वयं अपने मार्ग से न भटका हो? इससे ट्रांसपॉन्डर स्पूफिंग का सिद्धांत सामने आया। एक ट्रांसपॉन्डर हवाई यातायात नियंत्रकों को विमान की स्थिति बताता है, लेकिन इसमें हेरफेर किया जा सकता है। अगर किसी दूसरे विमान ने MH370 के सिग्नल की नकल की होती तो वह असली विमान के मुड़ने के दौरान लोकेशन भेज सकता था। इस तरह की धोखाधड़ी दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। आधुनिक युद्ध में रडार को चकमा देने के लिए सिग्नल स्पूफिंग का इस्तेमाल वर्षों से किया जाता रहा है। सैन्य विश्लेषकों ने एक और खतरे की ओर इशारा किया। जिस समुद्री क्षेत्र में यह नई असामान्यता पाई गई, वह नौसैनिक परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों के निकट है। यदि MH370 ऐसे किसी क्षेत्र से गुजरा होता तो उसके सिग्नल जाम बाधित या बाधित हो सकते थे। इस तरह की कार्रवाई की कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन स्थान को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं। यदि इसमें सैन्य अभियान शामिल थे, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, तो इससे विमान के लापता होने के बाद की चुप्पी का कारण स्पष्ट हो सकता है। इससे एक और भी भयावह संभावना सामने आती है। दूरस्थ अपहरण। 2006 से कुछ विमानों को फ्लाई बाय वायर सिस्टम से लैस किया गया है, जिसे सैद्धांतिक रूप से बाहरी रूप से एक्सेस किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपहृत विमानों को बरामद करना है, लेकिन यह तकनीक दुरुपयोग के रास्ते खोल देती है। अगर किसी के पास सही पहुंच होती तो वह उड़ान के दौरान विमान पर नियंत्रण कर सकता था। यात्रियों और चालक दल को शायद कभी पता भी नहीं चलता। नए उड़ान मार्ग के साथ इस सिद्धांत को जोड़ने पर यह और भी भयावह हो जाता है। यह मार्ग असाधारण रूप से सटीक, लगभग योजनाबद्ध था, रडार की दृष्टिबाधित जगहों से बचते हुए। इसने सभी प्रमुख भूभागों से परहेज किया
और अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से बाहर रहा। यदि यह एक आकस्मिक दुर्घटना थी, तो मार्ग बहुत साफ था। अगर यह नियंत्रित था, तो किसी ने इसे इसी तरह डिजाइन किया होगा। आगे के विश्लेषण से पता चला कि MH370 के अंतिम इंजन का सिग्नल आखिरी झात उपग्रह सिग्नल से मेल नहीं खाता था। इस छोटे से अंतर को पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। नई समय रेखा से पता चलता है कि विमान रिपोर्ट किए गए समय से अधिक समय तक उड़ान भर सकता था और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था जिसकी पहले तलाशी नहीं ली गई थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि हमें अपूर्ण या गलत आंकड़ों से गुमराह किया गया था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि त्रासदी अनुमान से अधिक समय तक चली। यदि नई खोजी गई खाई वास्तव में MH370 का हिस्सा है, तो इससे घटनाक्रम स्थान और वास्तविक घटना की समझ में बड़ा बदलाव आएगा। यह एक ऐसे परिदृश्य की ओर इशारा करता है जहां विमान केवल बहकर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। इसे किसी उन्नत तकनीक से लैस व्यक्ति या उपकरण द्वारा जानबूझकर दूर ले जाया गया था। इससे आधुनिक विमान प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों के बारे में चिंताजनक सवाल उठते हैं। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि मूल जांच के दौरान उपग्रह डेटा की व्याख्या में क्या खामियां थीं। निषिद्ध महासागर कब्रिस्तान। दक्षिणी हिंद महासागर के सुदूर इलाकों में एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र बहुत कम नक्शों में मिलता है और जहां जाने की हिम्मत बहुत कम मिशन करते हैं। ब्लू क्रिप्ट के नाम से मशहूर यह खाई इतनी गहरी है कि ज्यादातर पनडुब्बियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। यहां की धाराएं उग्र हैं, दबाव अत्यधिक है और भूभाग लगातार बदलता रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अनुसंधान दल और नौसेनाएं दोनों ही इसके अप्रत्याशित स्वभाव के कारण जाने से बचते हैं। फिर भी यही प्रतिकूलता इसे एक आदर्श छिपने की जगह बनाती है, खासकर ऐसी चीज के लिए जिसे कभी खोजा न जा सके। 2023 में एक तटस्थ स्कैंडिनेवियाई अनुसंधान एजेंसी को विवर्तनिक तनाव अध्ययन के लिए इस खाई के कुछ हिस्सों का अन्वेषण करने की अनुमति दी गई थी। अगली पीढ़ी के पनडुब्बी ड्रोन का उपयोग करते हुए उन्होंने दरार रेखाओं का अध्ययन करने के लिए अथाह गहराई में प्रवेश किया। उन्हें चट्टानों की हलचल नहीं बल्कि मलबा दिखाई दिया। ड्रोन कैमरे ने एक विकृत पूंछ के पंख जैसा कुछ कैद किया जो मुड़ा हुआ था लेकिन पहचानने योग्य था, और नीचे जाने पर समुद्र तल पर गहरे निशान लैंडिंग गियर के निशानों जैसे दिख रहे थे। ठोस निशान जो यह संकेत दे रहे थे कि कोई भारी वस्तु वहां धीरे से न कि हिंसक रूप से आकर रुकी थी। ये तस्वीरें विचलित करने वाली थीं। विमान का ढांचा लगभग पूरा दिखाई दे रहा था, जो हवा में विस्फोट या मुक्त पतन दुर्घटना के सभी प्रमुख सिद्धांतों के विपरीत था। पंख आंशिक रूप से गाद में दबे हुए थे, लेकिन चकनाचूर नहीं हुए थे। पूंछ का हिस्सा अलग हो गया था, लेकिन शरीर से जुड़ा हुआ था। कोई व्यापक मलबा नहीं बिखरा था। इससे नियंत्रण का एक स्तर झलकता था, जैसे अव्यवस्थित विफलता के बजाय धीमी सुनियोजित लैंडिंग। गहन जांच से पता चला कि एक विंग फ्लैप खुला हुआ था, जो लैंडिंग के दौरान विमान की गति धीमी करने का संकेत होता है। इस एक विवरण ने ही पूरी कहानी को बदल दिया। उस स्थिति में फ्लैप तभी खोला जाता है जब पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन यह न तो रनवे था और न ही शांत समुद्री सतह। यह पृथ्वी के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक था। इतनी गहराई और बचाव कार्य के अभाव वाले स्थान पर कोई व्यक्ति पानी में उतरने का प्रयास क्यों करेगा? विशेषज्ञों ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि फ्लैप की स्थिति आकस्मिक नहीं थी। इसे प्रभाव से ठीक पहले जानबूझकर सेट किया गया था। इसका मतलब है कि अंतिम क्षणों में भी कॉकपिट के अंदर कोई व्यक्ति विमान को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था।
लेकिन अगर मकसद जीवित रहना या बचाव पाना था तो वह जगह बेमानी थी। आसपास दर्जनों सुरक्षित इलाके थे जहां बेहतर बचाव की संभावना थी। इससे किसी और मकसद का संकेत मिलता है जो जीवित रहने की बजाय गायब हो जाने को प्राथमिकता देता है। ब्लू क्रिप्ट में उतरने से विमान के टकराने पर टूटने से तो बचाव हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसे निकालना लगभग नामुमकिन हो गया। तेज समुद्री धाराएं, गहरी तलछट और लगातार भूस्खलन के कारण कुछ ही महीनों में मलबा दब जाएगा। न ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ, न यात्रियों के अवशेष मिले, न ही कोई सबूत, बस सन्नाटा और अटकलें। सतह पर छेड़छाड़ के संकेत और भी ज्यादा रहस्यमय थे। विमान के बाहरी हिस्से पर लगे कई पैनल दबाव या समुद्री जीवों द्वारा फटे हुए नहीं, बल्कि जबरदस्ती खोले गए प्रतीत हो रहे थे। इस जानकारी ने फोरेंसिक विश्लेषकों के बीच संदेह पैदा कर दिया। यह गहरे समुद्र में रहने के कारण होने वाले स्वाभाविक क्षय से मेल नहीं खाता था। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता था कि विमान के स्थिर हो जाने के बाद किसी ने उसके कुछ हिस्सों, संभवतः संचार इकाइयों या डेटा कोर तक पहुंचने का प्रयास किया था। यदि मलबे को जानबूझकर वहां पहुंचाया गया था और उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया गया था या नष्ट कर दिया गया था, तो यह सुनियोजित विनाश के सिद्धांत का समर्थन करता है। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि विमान न केवल दुर्घटनाग्रस्त हो, बल्कि इस तरह गायब हो जाए कि कोई स्पष्ट कारण न बचे। एक ऐसा गहरा और खतरनाक कब्रिस्तान जहां शायद ही कोई कभी लौटने की हिम्मत करे। यह एक ऐसी जगह है जहां सवालों का अंबार लग जाता है, जवाबों का नहीं। यह स्थान भू राजनीतिक मुद्दे भी खड़े करता है। ब्लू क्रिप्ट कई देशों द्वारा निगरानी किए जाने वाले जलक्षेत्र के करीब स्थित है, लेकिन किसी भी देश का इस पर कोई दावा नहीं है। वैश्विक न्याय व्यवस्था में यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई औपचारिक स्वामित्व या निगरानी नहीं है। यही कारण है कि यह जहाजों से लेकर रहस्यों तक किसी भी चीज को छिपाने के लिए एक आदर्श स्थान है। इसका यह भी अर्थ है कि वहां जो कुछ भी हुआ है उसे शाब्दिक और राजनीतिक रूप से आसानी से नकारा, अनदेखा या दबाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि MH370 आसमान में टूटकर बिखर नहीं गया, न ही यह अनियंत्रित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सबूत धीमी गति से नीचे उतरने और नियंत्रित तरीके से समुद्र में प्रवेश करने की ओर इशारा करते हैं। परिस्थितियां किसी आपदा के बजाय जानबूझकर की गई तैनाती का संकेत देती हैं। मलबे की स्थिति, संरचनात्मक अखंडता और विंग फ्लैप, ये सभी संकेत देते हैं कि अंत तक किसी ने विमान को दिशा दी होगी। क्या पता खुफिया एजेंसियां किसी घातक गुप्त अभियान में MH370 के यात्रियों के बजाय उसके गुप्त कार्गो पर नजर रख रही हों, वह कार्गो जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की। 2025 की शुरुआत में एक मुखबिर ने MH370 के कार्गो सूची का एक ऐसा संस्करण लीक किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 2014 में जारी की गई संपादित रिपोर्टों के विपरीत इस दस्तावेज में हर विवरण बिना किसी बदलाव के शामिल था। सामान्य सूचियों के नीचे कुछ संदिग्ध छिपा हुआ था। ताजे फलों के लेबल वाले बक्सों पर ऐसे ट्रैकिंग कोड थे जो किसी भी ज्ञात शिपिंग डेटाबेस से मेल नहीं खाते थे। फलों का वजन अनियमित था और घोषित सामग्री का कोई मतलब नहीं था। इन बक्सों को आधी रात को सुरक्षा व्यवस्था के बीच लादा गया था और निरीक्षण का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि माल कहां से आया था, और छानबीन करने पर पता चला कि यह खेप एक यूरोपीय रक्षा ठेकेदार से जुड़े एक उपठेकेदार के माध्यम से भेजी गई थी। यह कोई सामान्य तकनीकी कंपनी नहीं थी, बल्कि सैन्य स्तर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ काम करने वाली कंपनी थी। कुछ दस्तावेजों में इस विशेष खेप को सिग्नल जैमिंग और विद्युत चुंबकीय परीक्षण से संबंधित एक गोपनीय परियोजना से जोड़ा गया था।
इसका अंतिम गंतव्य न तो मलेशिया था और न ही ऑस्ट्रेलिया। यह चीन था, विशेष रूप से बीजिंग के पास एक रक्षा अनुसंधान केंद्र। इससे MH370 में ले जाई जा रही वस्तु की पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आती है। अब ध्यान यात्रियों और पायलटों से हटकर माल पर केंद्रित हो गया है। खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि यदि माल में संवेदनशील घटक थे तो कई देशों के पास उड़ान को रोकने या उस पर नजर रखने का कारण हो सकता था। निगरानी उड़ान भरने से काफी पहले ही शुरू हो गई होगी। यह विमान एक उड़ता हुआ खतरा बन गया होगा, क्योंकि इसमें इतना कीमती सामान लदा था कि उसके गलत हाथों में पड़ने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। एक नया सिद्धांत सामने आया है। कार्गो में ऐसे विद्युत चुंबकीय पुर्जे शामिल हो सकते हैं जिनका अभी तक सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। ये घटक रडार संकेतों को प्रभावित कर सकते हैं, संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं या यहां तक कि नेविगेशन नियंत्रणों को भी भ्रमित कर सकते हैं। यदि यह सच है तो MH370 में अनिवार्य रूप से ऐसी अप्रमाणित तकनीक थी जो इसके अपने विमानन तंत्र में बाधा उत्पन्न कर सकती थी। यह एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या माल की वजह से ही विमान अपने मार्ग से भटक गया, या इससे भी बुरा, क्या इसे दूर से नियंत्रित किया गया था? रिसाव का अध्ययन कर रहे कई वैज्ञानिकों का तर्क है कि विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप एक वास्तविक संभावना है। कुछ का मानना है कि खेप में दिशात्मक जैमर के प्रोटोटाइप शामिल थे। ये छोटे शक्तिशाली उपकरण हैं जो सीमित दायरे में रेडियो और GPS संकेतों को बाधित कर सकते हैं। अगर यह तकनीक हवा में सक्रिय हो जाती तो विमान की संचार करने या उड़ान नियंत्रणों पर सही ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता पूरी तरह से ठप हो सकती थी। गलत हाथों में पड़ने पर इस तरह की तकनीक एक वाणिज्यिक विमान को भूतिया बना देती है। माल संभालने वाले लोगों की चुप्पी भी उतनी ही चिंताजनक है। कुआलालंपुर के ग्राउंड क्रू, जिन्होंने रहस्यमय कंटेनरों को लोड किया था, से अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं ने कभी पूछताछ नहीं की। हवाई अड्डे के आंतरिक दस्तावेजों से पता चला कि उस शिफ्ट में काम करने वाले कम से कम 4 कर्मचारियों को घटना के तुरंत बाद या तो दूसरे काम पर लगा दिया गया या नौकरी से निकाल दिया गया। इस संबंध में कभी कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया और उनकी पहचान गुप्त रखी गई। पारदर्शिता की इस कमी ने जनता के संदेह को और गहरा कर दिया है। रहस्य को और बढ़ाने वाला एक नया पहलू सामने आया है। एक निजी एयरोस्पेस समूह के उपग्रह डेटा से पता चलता है कि MH370 की अंतिम ज्ञात स्थिति के पास अवरक्त रीडिंग में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस तरह की ऊष्मा का संकेत विमान में मौजूद किसी ऊर्जा स्रोत की ओर इशारा कर सकता है जो सामान्य विमान उपकरणों से कहीं अधिक हो सकता है। समूह ने कार्गो होल्ड की पुनः जांच की मांग की है, लेकिन मलबे तक पहुंच प्रतिबंधित या अस्वीकृत कर दी गई है। यदि उड़ान के दौरान कुछ ओवरलोड हो गया हो या सक्रिय हो गया हो तो यह संचार और रडार संपर्क के पूरी तरह से बाधित होने का कारण हो सकता है। एक चिंताजनक संभावना यह भी है कि माल को कभी अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचना ही नहीं था। खुफिया एजेंसियां लंबे समय से दोहरे उपयोग वाली तकनीक, यानी नागरिक दिखने वाले लेकिन गुप्त सैन्य कार्यों वाले शिपमेंट के बारे में चेतावनी देती रही हैं। यदि MH370 में कोई ऐसा संवेदनशील सामान था जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता था, तो विमान को बरामद करने का कोई भी प्रयास उस रहस्य को उजागर करने का जोखिम पैदा कर सकता था। नतीजा, देरी मार्ग परिवर्तन और 1 दशक तक भ्रम की स्थिति। कुछ पूर्व विमानन विशेषज्ञ अब कहते हैं कि दुर्घटना शायद आकस्मिक नहीं थी। लापता होना किसी को हटाने की एक रणनीति हो सकती थी। उस विमान के अंदर मौजूद सामान को हमेशा के लिए गायब करने का
एक सुनियोजित प्रयास। कोई मुकदमा नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक लापता विमान और एक ऐसी आधिकारिक कहानी जो समझ से परे है। अगर यह मामला मालवाहक डिब्बे के अंदर मौजूद चीजों के बारे में था, न कि जहाज पर सवार लोगों के बारे में, तो सब कुछ बदल जाता है। जनता वर्षों से यात्रियों और पायलटों पर ध्यान केंद्रित करती रही है, लेकिन क्या पता असली जवाब किसी डिब्बे में बंद हो, सबके सामने छिपा हो और चुपचाप मिटा दिया गया हो। अगर माल ही असली निशाना था तो बाकी सब छलावा था। दुनिया गलत सुरागों की तलाश करती रही, जबकि असली कहानी गहरे समुद्र में एक स्टील के डिब्बे में बंद पड़ी थी। MH370 को शायद कभी उतरने की अनुमति ही नहीं दी गई होगी, क्योंकि इसमें जो कुछ भी था उसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। रहस्यमय संकेत और लुप्त होती प्रतिध्वनि। 2025 की शुरुआत में मॉरिशस के तट से दूर एक जलमग्न श्रवण केंद्र पर शोधकर्ताओं ने कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड किया। समुद्र की गहराई में कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगें एक स्थिर लय में दोहराई जाने लगीं। ये समुद्र की आकस्मिक आवाजें या भूभौतिकीय हलचलें नहीं थीं। यह संकेत हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में इस्तेमाल होने वाले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की पिंग ध्वनि जैसा था। MH370 के गायब हुए 11 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और सभी का मानना था कि ब्लैक बॉक्स या तो खराब हो गया था या कुचल गया था, लेकिन यह सिग्नल किसी भी लापता चीज से मेल नहीं खाता था। यह किसी ऐसी चीज की आवाज थी जो 1 दशक पहले खो गई थी। स्टेशन पर मौजूद विशेषज्ञों ने पल्स के ध्वनिक प्रोफाइल की तुलना MH370 के बीकन से प्राप्त संग्रहित डेटा से की। उन्नत पैटर्न मैचिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सिस्टम ने 78% समानता दिखाई, जो इतनी अधिक थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि यह एकदम सटीक नहीं थी, लेकिन यह इस बात का संकेत देने के लिए पर्याप्त थी कि पिंग का स्रोत लापता विमान पर इस्तेमाल किए गए रिकॉर्डर के समान मॉडल से आया था। सबसे संदिग्ध बात यह थी कि इसकी आवृत्ति सीमा मूल ब्लैक बॉक्स सिग्नल के लगभग समान थी। इससे वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या रिकॉर्डर किसी तरह से पुनः सक्रिय हो गया था या किसी नई चीज ने पुराने स्पंदन को सक्रिय कर दिया था। समुद्री शोधकर्ताओं ने एक अवधारणा प्रस्तावित की जिसे महासागरीय स्मृति के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे कुछ समुद्री तल ध्वनि तरंगों को रोक कर रख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गुफाओं में प्रतिध्वनि होती है। अत्यधिक दबाव और तापमान परिवर्तन के कारण ये फंसी हुई तरंगें फिर से मुक्त हो सकती हैं, जिससे विलंबित ध्वनि घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इस स्थिति में यह अदृश्य संकेत किसी खाई की गहराई से वापस आने वाला पुराना पिंग हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि सिग्नल डिवाइस से नहीं, बल्कि उसके आखिरी ज्ञात प्रसारण की विकृत स्मृति से आ रहा है। लेकिन हर कोई इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिग्नल इतना साफ, इतना ताजा और इतना संरचित है कि यह विलंबित प्रतिध्वनि नहीं हो सकता। इसके बजाय उनका मानना है कि ब्लैक बॉक्स या उसका कुछ हिस्सा इन सभी वर्षों में सुरक्षित रहा होगा। इससे 2025 में स्पंदन के पुनः प्रकट होने की व्याख्या हो सकती है। यदि यह मलबे के नीचे दब गया होता या किसी दरार में फंस गया होता, तो समुद्र के नीचे की गतिविधि के कारण हुई हलचल ने इसे अपनी जगह से हटा दिया होता, जिससे बीकन थोड़े समय के लिए पुनः सक्रिय हो गया होता। इससे इस दावे को चुनौती मिलती है कि मलबा पूरी तरह नष्ट हो गया था। रहस्य में एक और परत जोड़ते हुए क्षेत्र में गोताखोरों ने ध्वनि घटना स्थल के पास रेडियोधर्मी आइसोटोप के निशान खोजे। ये प्राकृतिक नहीं थे। ये आइसोटोप नियंत्रित विध्वंस में इस्तेमाल होने वाले आइसोटोप से मेल खाते थे।
इससे संकेत मिलता है कि समुद्र के नीचे किसी प्रकार का विस्फोट हुआ होगा, संभवतः मूल दुर्घटना के कई वर्षों बाद। विस्फोट का इस्तेमाल सबूतों को नष्ट करने या उन्हें बरामद होने से रोकने के लिए किया गया हो सकता है। इससे यह सवाल उठता है कि नीचे ऐसा क्या बचा था जिसे कोई मिटाना चाहता था। यह पहली बार नहीं है जब पानी के नीचे के अजीब संकेतों को MH370 से जोड़ा गया है। 2016 में एक अन्य ध्वनिक स्टेशन ने दक्षिणी हिंद महासागर के पास एक कमजोर पिंग सिग्नल पकड़ा था, लेकिन उस सिग्नल को संयोग मानकर खारिज कर दिया गया था। इस बार सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। स्थान ध्वनि का स्वरूप और अप्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति, ये सभी बातें उन सिद्धांतों की पुष्टि करती हैं जिनसे संकेत मिलता है कि दुर्घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि रहस्य को केवल दबाया ही नहीं गया है, बल्कि उसे नियंत्रित भी किया गया है। सिग्नल के पुनः मिलने से विमान के अंदर क्या था, इस बारे में भी प्रश्न फिर से उठने लगे हैं। यदि माल में संवेदनशील तकनीक या खुफिया जानकारी शामिल थी, तो जिम्मेदार लोग खोज पूरी होने तक आखिरी सबूत मिटाने का इंतजार कर सकते थे। समुद्र छुपने की जगह तो देता है, लेकिन गहरे से गहरे राज भी हमेशा के लिए छिपे नहीं रहते। 1 दशक से भी अधिक समय बाद इस स्पंदन का समय इतना सटीक लगता है कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। यह सफाई का अंतिम चरण हो सकता था, जिसे चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर किया गया हो। कुछ अलौकिक सिद्धांतकारों का दावा है कि यह संकेत किसी भूत का निशान है, समुद्र से आने वाली एक अलौकिक पुकार है। लेकिन विज्ञान एक अधिक तर्कसंगत व्याख्या की ओर झुकाव रखता है। अगर ब्लैक बॉक्स या बैकअप ट्रांसमीटर जहाज के मलबे के किसी हिस्से में सुरक्षित रखा गया था, तो सिग्नल के वापस आने का कारण केवल हाल ही में हुई पानी के नीचे की गतिविधि ही हो सकती है। इससे यह भी पता चलता है कि मलबा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है और उसमें अभी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हो सकती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस ओर इशारा करता है कि दुनिया के चले जाने के बहुत बाद भी कोई इस स्थल की निगरानी कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने वर्षों बाद इस तरह का संकेत आखिर क्यों दिखाई दिया। एक संयोग मात्र प्रतीत नहीं होता। विस्फोटक अवशेषों के निशान के साथ महासागर की ध्वनि में गड़बड़ी की संभावना और भी कम लगती है। इससे एक ही संभावना बचती है, किसी चीज या किसी व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया हो। अगर यह सच है तो MH370 का रहस्य समय के साथ स्थिर नहीं हुआ है। यह अभी भी सक्रिय है, अभी भी बदल रहा है और अभी भी धीरे धीरे एक एक संकेत करके इसे फिर से लिखा जा रहा है। 11 साल बाद MH370 का रहस्य एक लापता विमान से हटकर सैन्य रहस्यों और भविष्य में फिर से लिखे जाने वाले सबूतों को मिटाने से जुड़े एक कवर अप में तब्दील हो गया है। नए ध्वनिक संकेतों, रेडियोधर्मी निशानों और एक गुप्त कार्गो सूची की खोज ने MH370 के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को बदल दिया है। मूल घटनाक्रम, जिसमें विमान के मार्ग से भटककर हिंद महासागर में गायब हो जाने की बात कही गई थी, अब मेल नहीं खाता। यदि विमान के ब्लैक बॉक्स से 11 साल बाद भी संकेत मिले, तो संभवतः वह अनुमान से कहीं अधिक समय तक अस्तित्व में रहा होगा। यदि रेडियोधर्मी पदार्थ पाए गए, तो संभव है कि कोई दुर्घटना स्थल पर वापस आकर बचे हुए अवशेषों को नष्ट करने गया हो। इससे फ्लाइट MH370 के अंतिम क्षणों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब दुर्घटना के कारण पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्या यह वाकई किसी सिस्टम की खराबी या पायलट की गलती थी, या फिर यह विमान में मौजूद कार्गो से जुड़े बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा था,
एक रक्षा ठेकेदार से मिले गलत पहचान वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मौजूदगी एक गुप्त परिवहन अभियान की ओर इशारा करती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि विमान को इसलिए निशाना बनाया गया हो कि उसमें कौन सवार था, बल्कि इसलिए कि उसमें क्या ले जाया जा रहा था। इससे एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। किसी को उससे कहीं ज्यादा पता था जितना उसने कभी स्वीकार किया। ग्राउंड क्रू की चुप्पी माल सूची में गलत लेबलिंग और रडार में दिखाई न देने वाली अनियमितताओं से मिलीभगत का संकेत मिलता है। यदि किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने कार्गो पर नजर रखी थी, तो संभव है कि विमान को जानबूझकर रोका गया हो या उसका मार्ग बदला गया हो। बरामद मलबा पूरे विमान दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि यह चुनिंदा हिस्सों के नियंत्रित विस्फोट का नतीजा हो सकता है। इससे उन लोगों की पहचान करने का रास्ता खुल जाता है जिनके पास सबूत मिटाने के साधन और मकसद थे। विमानन के क्षेत्र में इससे वैश्विक चर्चा का रुख बदल जाता है। कार्गो की जांच पहले से ही समीक्षाधीन थी, लेकिन अब वाणिज्यिक विमानों द्वारा ले जाए जाने वाले माल में पूर्ण पारदर्शिता लाने की मांग जोर पकड़ रही है, खासकर जब यह अंतर्राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क से जुड़ा हो। विमानन समूह और उनके परिवार अब यह मांग कर रहे हैं कि सार्वभौमिक उपग्रह ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाया जाए ताकि कोई भी विमान दोबारा लापता न हो सके। नागरिक मार्गों में संभावित सैन्य हस्तक्षेप की जांच का भी दबाव है, जिसे सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। संभवतः नए सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, लेकिन उनका विरोध भी होगा। सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम महंगे होते हैं और कुछ देश इन्हें संप्रभुता के लिए खतरा मान सकते हैं। लेकिन MH370 मामले ने साबित कर दिया है कि पूरी पारदर्शिता के बिना जवाबदेही जल्दी ही खत्म हो जाती है। हर अधूरी जानकारी शोक संतप्त परिवारों के लिए वर्षों की चुप्पी बढ़ा देती है। आशा है कि विमानन क्षेत्र में अब इस तरह की सूचना की कमी नहीं रहेगी। इन सब बातों के साथ MH370 की कहानी सिर्फ एक लापता विमान तक सीमित नहीं रह गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले को दबाने और परिचालन विफलता का एक उदाहरण बन रही है। लीक हुए दस्तावेज, नए संकेत और भौतिक साक्ष्य एक असफल मिशन और उसके बाद हुई गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश की ओर इशारा करते हैं। यह अब सिर्फ एक विमान दुर्घटना का मामला नहीं है। यह छिपी हुई शक्ति, झूठी रिपोर्टिंग और सच्चाई के सामने चुप्पी साधने का मामला है। इस मामले के केंद्र में पीड़ितों के परिवार हैं। 1 दशक से अधिक समय से उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। कई लोगों ने उपेक्षित, गुमराह या पीछे छूट जाने का अनुभव किया है, लेकिन खोजों की यह नई लहर केवल समाधान से कहीं अधिक प्रदान करती है। यह उन्हें जवाब मांगने का आधार देती है। यह साबित करती है कि कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, केवल कुछ समय के लिए रुकी थी। इनमें से कुछ परिवारों ने नए आंकड़ों के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग की है। वे पिछली रिपोर्टों या अनुमानों से संतुष्ट नहीं हैं। MH370 पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान फिर से केंद्रित होने के साथ आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके मामले को फिर से खोलने का दबाव बढ़ गया है। उनके लिए अब यह बात मायने नहीं रखती कि क्या हुआ था। अब मायने यह रखता है कि किसी और परिवार को ऐसी खामोशी न सहनी पड़े। उनकी लड़ाई सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। सबसे भयावह बात यह है कि कितना कुछ पानी के नीचे अछूता और अज्ञात पड़ा हुआ है। अगर एक साधारण ध्वनि संकेत पूरी कहानी को बदल सकता है, तो सोचिए कि मलबे के बाकी हिस्से से क्या क्या पता चल सकता है। ब्लैक बॉक्स में घंटों की उड़ान का डेटा समाहित हो सकता है। यदि ऐसी कोई वस्तु अभी भी गहरे समुद्र में कहीं सुरक्षित मौजूद है, तो वह हर छिपी हुई जानकारी को उजागर कर सकती है। यह सटीक मार्ग अंतिम क्षणों और विमान के रडार से गायब होने के कारण की पुष्टि कर सकती है। एक नई जानकारी
जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है, वह यह है कि कुछ उपग्रह लॉग, जिन्हें पहले तकनीकी खराबी मानकर खारिज कर दिया गया था, अब मॉरिशस के पास प्राप्त ध्वनि तरंगों से मेल खा सकते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि दुर्घटना के बाद विमान या उसके कुछ हिस्से अपनी जगह से हिल गए होंगे या किसी ने बचाव दल को गलत सुराग देकर गुमराह करने की कोशिश की होगी। यदि यह सच है, तो यह केवल विनाश का मामला नहीं होगा, बल्कि सोची समझी साजिश होगी, और इससे दोष प्रकृति से हटकर मानव पर आ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर आने वाले अगले वीडियो पर क्लिक करें।